राधे राधे बेटा। चैप्टर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। ये तो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, चैप्टर 1 में। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। मैम, जब एग्रीमेंट बनता है तभी पार्टनरशिप होती है, और वो एग्रीमेंट चाहे ओरल हो चाहे रिटर्न हो। अगर उस एग्रीमेंट में कोई चेंज हो रहा है किसी भी कंडीशन में, इसका मतलब मैम पार्टनर्स के रिलेशनशिप में चेंज हो जाएगा। और अगर पार्टनर्स के रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है, इसका मतलब मैम पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, मतलब कि दोबारा से बन रही है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस अगेन स्टार्ट होगा, सिर्फ उसके रूल्स रेगुलेशंस चेंज होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कि पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। क्या मैम सिर्फ पार्टनरशिप फर्म इसी कंडीशन में रिकॉन्स्टिट्यूट होती है कि रेशो चेंज हो रहा है? नहीं बेटा, सिर्फ रेशो चेंज होने पर पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होती। उसके जैसे और भी कई केस है, जैसे कि पहला केस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी दो पार्टनर थे, फिलहाल वो किस रेशो में पार्टनर थे? 2:1 में। ये ओल्ड रेशो है, ये ओल्ड रेशो है। अब मैम वो किस रेशो में पार्टनर है? अब वो चाहते हैं बेटा रेशो होना चाहिए इक्वल। इक्वल का मतलब 1:1 में, तो इसे हम कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यहां पर पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। सेकेंड कंडीशन, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। मैम ए और बी दो पार्टनर थे, लेकिन अब नया पार्टनर सी आ रहा है। तो जब सी आएगा बेटा, इसका मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर, नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है। उस कंडीशन में भी पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। नेक्स्ट केस है रिटायरमेंट और डेथ। ये तीन पार्टनर थे ए बी सी, इसमें से बी या तो रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो गई, तब भी पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। क्यों? क्योंकि बेटा एग्रीमेंट चेंज हो जाते हैं। तो ये था कि पार्टनरशिप फर्म क्या है, पार्टनरशिप रिजल्ट है एग्रीमेंट का, और अगर कोई एग्रीमेंट में चेंज होता है तो पार्टनर्स के रिलेशन में भी चेंज होता है, और अगर रिलेशन में चेंज हो रहा है तो पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। कंडीशन मैंने आपको बता दी। चैप्टर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, चैप्टर 4 रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। बेटा ये सभी चैप्टर्स में ना अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर 2 से रिलेटेड, अगर मैं सिर्फ मेथड और गुडविल को छोड़ दूं तो उसके बाद के जितने भी टॉपिक हैं ये सब हमारे चैप्टर 3 चैप्टर 4 में कंटिन्यू रहेंगे। तो प्लीज चैप्टर 2 अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। अब अगला है कि मैम आपने ये तो बता दिया कि पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, तो रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो उस समय पे मैम किस किस एडजस्टमेंट को हमें करना पड़ता है वो देखिए। अब आप एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, कि मैम जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है तो उस समय आपको किस किस चीज की एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। बेटा सबसे पहली एडजस्टमेंट मैं करती हूँ, यानी टॉपिक वाइज है, ये जो मैंने लिखे हुए हैं ना ये टॉपिक हैं जो आप चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो, कि मैम सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो निकालना सीखेंगे। तो मैम ये जो आपने शब्द बोले हैं दो, ये सैक्रिफाइस और ये गेन, इन शब्दों का मतलब क्या है? तो हिंदी में भी आपको पता होगा बेटा, सैक्रिफाइस का मतलब होता है कि हम चीज छोड़ रहे हैं, गेन का मतलब होता है हमें चीज मिल रही है। तो एक बंदा सैक्रिफाइस करेगा जब भी तो दूसरे को मिलेगा। अभी हमने यहाँ ये एग्जाम्पल पढ़ा था कि बेटा ए और बी दो पार्टनर है, किस रेशो में पार्टनर है? 2:1 में, और अब ये नया रेशो चाह रहे हैं कितना? इक्वली। तो इनमें से एक बंदा छोड़ेगा तभी तो दूसरे को मिलेगा, इसका मतलब एक सेक्रीफाइस करेगा तभी तो दूसरा गेन करेगा। तो हम इसी की कैलकुलेशन सीखेंगे। फिर सेकेंड टॉपिक हम सीखेंगे अकाउंटिंग फॉर गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट करना। लेकिन गुडविल के ट्रीटमेंट से पहले हम क्या सीखेंगे? मेथड ऑफ गुडविल, कि मैम गुडविल निकालती कैसे हो या गुडविल होती क्या है, पहले आप ये बताइए। फिर अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा रिटेन अर्निंग क्या होती है, जैसे जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, इस तरह के रिजर्व आपने पढ़े होंगे। उनका ट्रीटमेंट अब हम, वहां आपने थ्योरी पढ़ी, यहाँ हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे उनका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। फिर आता है एडजस्टमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। अब आपको ये तो पता है ना कि एसेट और लायबिलिटीज क्या होती हैं, तो इनका रीवैल्यूएशन करना मतलब दोबारा से हम ये देखते हैं कि मार्केट में उसकी कीमत है क्या। अगर किसी समय पे पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है तो उस समय पे हम ये देखते हैं कि आज की डेट में जिस एसेट में हम चेंज करने जा रहे हैं उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है। रेशो तभी चेंज होते हैं जब रेशो चेंज होता है, तो उस समय पे इन सभी चारों टॉपिक्स का हम डिस्कशन करते हैं। अब मैं पहले टॉपिक से उठा रही हूँ बेटा, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो। देखते हैं कैसे निकाल। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, फॉर एग्जांपल ए और बी, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ए और बी है, जब रेशियो चेंज होगा तो इसका मतलब बेटा एक पार्टनर अपना हिस्सा सरेंडर करेगा, यानी सैक्रिफाइस करेगा।
तभी तो दूसरा पार्टनर बेटा गेन करेगा। एक पार्टनर अपने शेयर को सरेंडर करेगा यानी छोड़ेगा उसका थोड़ा सा पार्ट, तभी तो दूसरा पार्टनर गेन करेगा। तो जब पार्टनर सरेंडर करता है ना बेटा, जितना शेयर वो सरेंडर करता है, द रेशियो ऑफ सरेंडर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसे हम कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और इसी का रिवर्स गेन, जितना हिस्सा दूसरे वाले को मिलेगा उसे हम कहते हैं गेनिंग शेयर। तो मैम हम कैलकुलेशन कैसे करें सैक्रिफाइसिंग रेशियो की? तो फॉर्मूला है बेटा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है बेटा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर मैं एग्जांपल के लिए लेके देखूं, यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर हम 1 निकालें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 निकालिए आप, ये आपको दिया हुआ है, मैं बुक डीके गोयल यूज करती हूँ बेटा, मोस्ट ऑफ द स्कूल में वही यूज होती है। पेज नंबर 2.71, पेज नंबर 2.71 एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 दिया हुआ है। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। अब इन्होंने डिसाइड किया एक्स और वाई किस रेशो में पार्टनर है, फिलहाल 5:3 में। और अब इन्होंने डिसाइड किया कि हमारा रेशो क्या होना चाहिए, इक्वली। कहता है कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। ये बेटा ओल्ड रेशो है, जो पहले था ना वो ओल्ड रेशो है, और जो अब ये चेंज करना चाह रहे हैं इसे हम बोलते हैं न्यू रेशो। तो आप लिखेंगे कैसे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो। करना हमें वही है, ओल्ड माइनस न्यू। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला आपने ऊपर लिखा हुआ है ओल्ड माइनस न्यू। तो अब हम यहां लिखेंगे एक्स और वाई का। जब हम कह रहे हैं ओल्ड रेशो, तो ओल्ड रेशो इन दोनों का क्या है बेटा, इसका तो 5 और 3 8 यानी कि 5/8 है, और दूसरे वाले का 3/8। और अगर इसकी बात करें नया शेयर, तो 1 और 1 2 यानी 1/2 1/2। तो ओल्ड में से बेटा 5/8 में से आप नया शेयर 1/2 इसका माइनस कर देंगे। सिमिलरली वाई का ओल्ड शेयर कितना है, 3/8 माइनस 1/2। एलसीएम लीजिए बेटा 1/8, क्योंकि आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो हम तो यही फॉर्मूला लगा रहे हैं ना ओल्ड माइनस न्यू, तो ये सैक्रिफाइस करेगा। अब इसको सॉल्व करिए, 8 माइनस 1/8, क्योंकि आंसर नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब ये बंदा गेन करेगा। तो ये क्लियर है बेटा सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। आगे कंटिन्यू, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए कंटिन्यू करते हैं बेटा। फर्स्ट का बी दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी। ए और बी पार्टनरशिप में पार्टनर है बेटा, किस रेशो में पार्टनर है, इक्वली यानी कि 1:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। इन्होंने डिसाइड किया कि अब इनका रेशो कितना होना चाहिए, 4:3। तो ये तो है बेटा ओल्ड शेयर और ये है न्यू शेयर। यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो। सेम फॉर्मूला लगाना है बेटा ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का और बी का आप पहले ओल्ड लिख लो, 1/2 इसका ओल्ड 1/2 इसका ओल्ड 1/2। अब न्यू 4 प्लस में 3 यानी 7, 4/7 और 3/7। अब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/14, और माइनस में आ रहा है इसका मतलब गेन कर रहा है। ऐसे ही आप दूसरे का निकालेंगे बेटा, ये पॉजिटिव में आ रहा है इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए बी सी पार्टनरशिप में पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बेटा, 4:1। तो ओल्ड शेयर ऑफ ए बी और सी कितना दे रखा है बेटा, 4:1। अब यहां लिखिए न्यू शेयर ऑफ ए बी सी कितना दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, 5 4 और 3। अब फिर से ये कह रहा है कैलकुलेट ईच पार्टनर इज गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज। तो यहाँ पे वही हेडिंग लिखनी है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर। तीनों के नाम लिख लेना बेटा, ए बी और सी। अब ऐसे ही आपको ओल्ड शेयर देखना है एबीसी का, तो 4 प्लस में 3 प्लस में 1 यानी कि 8। तो 4/8, 3/8 और 1/8, ये तो हो गया ओल्ड। नया 5 और 4 9 और 3 12, 5/12, 4/12 और 3/12। अब बेटा एलसीएम ले लेना, 8 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। 8 के टेबल में 24 3 पे जाता है, 3 को 4 से कर देना। 12 के टेबल में 24 2 पे जाता है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, 2/24। ऐसे ही इसका एलसीएम भी 24 आ जाएगा, 1/24।
-3/24, क्योंकि ये पॉजिटिव है सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि ये निगेटिव है तो गेन कर रहा है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए। नेक्स्ट निकालिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी। महेश, नरेश और ओम, यानी ओल्ड शेयर ऑफ महेश, नरेश एंड ओम, इनका पुराना शेयर कितना है बेटा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है? 2, 3 और 4। अब यहां लिखना न्यू शेयर ऑफ महेश, नरेश और ओम। नया शेयर कितना है बेटा इनका? 1, 2, 3। कैलकुलेट क्या करना है बेटा? कैलकुलेट ईच पार्टनर इज गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज। यहां हेडिंग डालना कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग शेयर। तीनों के नाम लिखना, महेश, नरेश और ओम। महेश का ओल्ड शेयर कितना है बेटा? 2 + 3 + 4, 2/9, 3/9, 4/9। इनका न्यू शेयर माइनस कर दीजिए, 1/6, 2/6, 3/6। अब बेटा एलसीएम ले लो। नो के टेबल में 2 पे 2 3 जा 6, -6 3 जा 18, 3 2 जा 6, ये कुछ नहीं कर रहा है, नील। उसके बाद नेक्स्ट वही 18 एलसीएम आया, 9 के टेबल में 18 2 पे, 2 4 जा 8, -6 3 जा 3 3 जा 9, माइनस का 1/18। ये ना सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा ना गेन कर रहा है। कौन? नरेश। इसे कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। ये पॉजिटिव में आ रहा है इसका मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है, ये नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब गेन कर रहा है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी। ये जो हमने 5 पार्ट्स देखे ये किससे रिलेटेड थे? ये थे बेटा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग। अगला जो टॉपिक है आपका वो है मेथड ऑफ गुडविल। तो उसे पढ़ते हैं बेटा कि गुडविल के कितने मेथड हैं और उन्हें हम कैसे करते हैं। बेटा गुडविल क्या है? गुडविल है मैम किसी भी फर्म का गुड नेम या उसकी रेपुटेशन, या फिर उसकी रेपुटेशन जो उसने कैसे कमाई है बेटा? अपनी मेहनत से कमाई है। गुडविल का मतलब क्या है? गुड नेम या उसकी रेपुटेशन जो उसने कैसे कमाई? ऑनेस्टी से, अपने काम करके, अपने अच्छे व्यवहार से उसने गुडविल जनरेट की है। तो मैम ये गुडविल क्या सिर्फ सेल्फ जनरेटेड होती है? नहीं बेटा, गुडविल 2 तरीके से हो सकती है। या तो आपने गुडविल को परचेज किया हो, परचेज गुडविल, या दूसरी गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड। आपने देखा होगा कई बार हम किसी का ना रनिंग बिजनेस खरीद लेते हैं। भाई किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन उसकी मजबूरी है कि उसे अपना बिजनेस बेचना पड़ रहा है। बिजनेस अच्छा चल रहा है नो डाउट, पर उसकी मजबूरी है कि उसे अपना बिजनेस छोड़ना पड़ रहा है। तो उस कंडीशन पे आप उसके बिजनेस को खरीद लेते हैं, तो इसका मतलब आपने मैडम उसकी गुडविल भी खरीदी है। तो या तो आप गुडविल खरीद सकते हैं, या फिर आपने स्टार्टिंग से अपना बिजनेस खुद ही सेटअप किया है, खुद ही आपने दुकान खोली थी, एक छोटी सी दुकान से आपने उसे मॉल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपकी मेहनत है। तो गुडविल आपका नाम ऊंचा हुआ होगा तो इसे हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो गुडविल 2 तरीके से है, परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड। तो क्या मैम सेल्फ जनरेटेड गुडविल जिसे हमने खुद ने बनाया है, क्या इसकी कोई कीमत है? नहीं बेटा, इसकी कीमत जब ही होती है जब आप मार्केट में अपना पूरा का पूरा बिजनेस बेच देंगे। तो इसे तो हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, नो एंट्री, क्योंकि इसके लिए ना आपने कोई पेमेंट नहीं करी है इस गुडविल के लिए। जैसे हम कोई एसेट खरीदते हैं उसके लिए पेमेंट कर देते हैं। मान लीजिए आपने बाइक खरीदी, फ्रिज खरीदा, एसी खरीदा, कुछ और चीज खरीदी, उसके लिए आप पेमेंट करते हो। तो जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो बिजनेस में दिखाएंगे। पर जब आप गुडविल, यहाँ तो आप कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ मैंने किसी का बिजनेस खरीदा है, और खरीदा है तो ऑब्वियस सी बात है मैंने पेमेंट करी होगी, पैसे दिए होंगे, तो उस पेमेंट की एंट्री होगी। तो परचेज गुडविल, तो यहाँ हम उसी चीज को रिकॉर्ड करेंगे। तो मैम वैल्यू कैसे निकालें? अब इसकी यहाँ पे आप बात कर रही हो, चलो इसकी तो वैल्यू आप मेजर नहीं कर सकती मैडम, इसकी हम वैल्यू कैसे मेजर कर लेते हैं? तो जब कभी किसी आपको बेटा किसी की ना गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़े तो हम फॉर्मूला क्या लगा देते हैं? नेट एसेट्स। पहले सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी? सामने वाला, अगर मैं किसी का भी बिजनेस खरीद रही हूं तो मैं पहले क्या निकालूंगी? उसकी नेट एसेट निकालेंगे। मैडम नेट एसेट कैसे निकालेंगे? तो नेट एसेट निकालेंगे बेटा वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर माइनस वैल्यू ऑफ लायबिलिटी टेकन ओवर। भाई आप किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैडम मैंने उसकी गुडविल के लिए भी पैसा पे किया, तो आपने कैसे निकाला? तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन में निकालूंगी क्या? नेट एसेट्स। मैडम आप नेट एसेट कैसे निकालेंगी? मैंने कहा जी एसेट्स तो ली होंगी मैंने उसकी। हाँ जी मैडम ली है। तो वो जितने की एसेट्स मैंने ली हैं वो बताओ कि मेरी नजर में
उसकी एसेट्स की कीमत कितनी है। तो पहले मैंने वो सारी कैलकुलेशन कर ली। अगर सपोज करिए मैंने उसकी दुकान में से स्टॉक टेक ओवर किया है, डेटा टेक ओवर किया है, इन्वेंट्री टेक ओवर किया है, या कोई फिक्स एसेट टेक ओवर किया है, सबको प्लस कर दो आप। तो ये तो हो गई वैल्यू ऑफ एसेट टेकन ओवर माइनस लाइबिलिटी। अरे एसेट्स तुम ले लोगे तो लाइबिलिटी कौन लेगा, जैसे कि क्रेडिटर है, कोई बैंक लोन है, तो ये तो माइनस वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी टेकन ओवर। तो मैम ये क्या निकल के आ जाती है बेटा, ये निकल के आ जाती है नेट एसेट। अब इस नेट एसेट के ऊपर आपने जितना भी अमाउंट पे किया है, इस नेट एसेट्स के से एक्स्ट्रा आपने जितना भी अमाउंट पे किया है, वैसे तो हम बोलते हैं कि आपने सामने वाले के बिजनेस के लिए कितना परचेज कंसीडरेशन दिया है। मैडम ने ये नेट एसेट तो बैठ रही थी 5 लाख, पर सामने वाले ने बोला था भैया 6 लाख में दूंगा अपना बिजनेस। तो बेटा 6 लाख में से आप 5 लाख घटाएंगे तो 1 लाख रुपए आपने किस बात के पे किए हैं, उसके गुडविल के नाम के पे किए हैं। इसकी जर्नल एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि हमने पेमेंट करी है। तो मैम यहाँ तो चलो आपने सीधा सीधा कैलकुलेट कर दिया। तो क्या इन गुडविल्स के मेथड भी हैं, गुडविल के मेथड भी हैं, बट इससे पहले हम एक बार क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, फिर हम मेथड गुडविल के पढ़ेंगे। निकालिए क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। मधुर एंड कंपनी एक्वायर द बिजनेस ऑफ विशु फॉर अ परचेज कंसीडरेशन। कितना परचेज कंसीडरेशन पे कर रहा है बेटा, ये परचेज कंसीडरेशन 11 लाख, विच वॉज पेड बाय चेक, जो कि इस बंदे ने चेक के थ्रू पे किया है। द एसेट्स एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर वाज एज फॉलो। एसेट और लाइबिलिटी किस तरीके से ले रहा है बेटा, बुक वैल्यू और अग्रीड वैल्यू दी है। बुक वैल्यू में फर्नीचर 50 का था। बुक वैल्यू का मतलब होता है बेटा जो बैलेंस शीट में गिवन है। बुक वैल्यू का मतलब है जो बैलेंस शीट में गिवन है कि वो कह रहा है जी मेरी चीज इतने की है। फर्नीचर 50, डेटर 2.5 लाख, स्टॉक 10 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, क्रेडिटर 81। सामने वाला कितने में एग्री हुआ, तो मैम वो एसेट्स ले रहा है 40,000 रुपए की फर्नीचर। तो अब हम मैम कैसे निकाले, तो यहाँ पे लिखना वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर, कि भाई ये एसेट्स कितने की ले रहा है। तो एसेट्स में फर्नीचर कितने में ले रहा है बेटा, 40,000 में। डेटर्स कितने थे, 2.5 लाख के, लेकिन ये प्रोविजन लगा रहा है 4%। तो बेटा 2.5 लाख पे 4% प्रोविजन लगा के माइनस करके 10,000 रुपए, तब आप कितने से लेंगे, 2,40,000 से डेटर लेंगे। उसके बाद मैम स्टॉक भी तो आपकी एसेट है, तो 7,20,000 का ये आपका स्टॉक हो गया। तो इतने में तो बेटा आपने ले ली एसेट्स। और ऐसे ही जैसे मैंने एसेट्स के लिए लिखा है, आप लाइबिलिटी के लिए लिखेंगे वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज टेकन ओवर, कि मैम लाइबिलिटी कितने की ली है। तो लाइबिलिटी में बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 का और क्रेडिटर्स 81 के, इतने में लाइबिलिटी टेक ओवर हुई है। तो ये टोटल कितना आ गया बेटा, 2 लाख, और ये 280 और 720 कितना आ गया, 10 लाख। उसके बाद अब नेट एसेट निकालेंगे। नेट एसेट के लिए मैंने आपको कहा था एसेट्स की वैल्यू में से लाइबिलिटी की वैल्यू घटा देना, यानी 10 लाख में से 2 लाख रुपए घटा दिए। तो ये नेट एसेट कितनी आई, 8 लाख। बेटा 8 लाख की चीज की आप कितने पैसे दे रहे हैं, 11 लाख। तो अब गुडविल कैसे निकालें, परचेज कंसीडरेशन जितना मैंने पे किया माइनस नेट एसेट। तो परचेज कंसीडरेशन था बेटा 8 लाख, 11 लाख, और नेट एसेट थी 8 लाख। तो गुडविल कितनी आई बेटा, 3 लाख। तो ये तो आ गई मैम फर्म की गुडविल। अब कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। बेटा जर्नल एंट्री बनती है आपकी गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेनिंग टू सैक्रिफाइस क्यों है, तो इस टॉपिक से पहले, क्योंकि ये गेनिंग टू सैक्रिफाइस हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 25 से, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एक्सप्लेन मैं वहां करूंगी, पर ये जो गुडविल होती है, इस गुडविल की जर्नल एंट्री बनती है गेनिंग टू सैक्रिफाइस। ये वहां एक्सप्लेन करेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे करनी है हमें। और पहले हम अपने नॉर्मल टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 4 से लेकर के क्वेश्चन 24 तक का टॉपिक हमारा है मेथड ऑफ गुडविल। मैम यहाँ तो आपने बहुत सिंपल तरीके से गुडविल निकाल दी, क्या गुडविल के मेथड यही है। तो पहले हम गुडविल की कैलकुलेशन सीखेंगे, फिर हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे। जब तक मुझे यही नहीं पता होगा गुडविल निकाली कैसे जाती है। ये तो एक बहुत छोटा सा पॉइंट था जो सीबीएसई में आया था, इसलिए डीके गोयल वाली बुक ने इसमें सबसे पहले डाल दिया। अदरवाइज पहले हम मेथड ऑफ गुडविल करते हैं, तो हम वही करेंगे। बेटा ये हैं आपके गुडविल के मेथड। तो गुडविल के कितने मेथड हैं आपके, पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड।
मैम गुडविल को कैलकुलेट करने की जरूरत ही क्या है बेटा, जो भी आप चैप्टर पढ़ेंगे ना, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, तीनों ही मेथड में गुडविल कैलकुलेट होती है। फर्क सिर्फ इतना है, जब हमने आपको चैप्टर 2 में ही सिखा दिया कि गुडविल के मेथड कौन कौन से हैं, तो हम चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में ये टॉपिक नहीं है, क्योंकि हम आपको यही कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं कि गुडविल के मेथड कौन कौन से हैं, कैसे गुडविल निकाली जाती है। मैम जरूरत ही क्या है गुडविल कैलकुलेट करने की? क्यों भाई, चाहे चैप्टर 2 हो, चाहे चैप्टर 3 हो और चाहे चैप्टर 4 हो, चैप्टर 2 यानी कि रेशो में चेंज हो रहा हो, चैप्टर 3 यानी एडमिशन हो रहा हो, और चैप्टर 4 यानी कि रिटायरमेंट या डेथ हो रही हो, इन तीनों ही कंडीशन में हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। मैडम ऐसा क्यों? बेटा एग्जाम्पल लेते हैं एडमिशन का, कि अगर सपोज करिए दो पार्टनर है, ये ए और बी, सी आना चाह रहा है एडमिशन के तौर पर। मैम सी को एडमिशन क्यों दें? बेटा इसलिए दो, हो सकता है तुम्हें बिजनेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो सकता है ये सी मैनेजर का काम बहुत अच्छा करता हो इसलिए आप इसको जरूरत पड़ रही है, हो सकता है इसकी मार्केट में कोई नेता वगैरह है, कोई रेपुटेशन बहुत अच्छी है तो इसलिए आपको इसकी जरूरत पड़ रही है। तो एडमिशन तो आप इस मजबूरी में दे रहे हैं कि या तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, या आपको इसकी मैनेजरियल कैपेबिलिटी दिख रही है, या ये ऑलरेडी आपके यहाँ एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रहा था, मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था, अब आप इसको पार्टनरशिप में पार्टनर बनाना चाह रहे हैं। तो मजबूरी तो कोई भी हो सकती है, लेकिन अब मैम ये क्या करेगा बंदा? बेटा ये कैपिटल लेकर आएगा। भाई अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना चाहते हो, कैपिटल तो आपको देनी पड़ेगी। अब जब कैपिटल लेके आएगा, मैम ये तो फर्म के लिए लाया, फर्म यानी इन दोनों को मिलाकर के जो ये फर्म बनी है, ये तो पार्टनर है अलग अलग, ये तो पार्टनर है अलग अलग, ये फर्म बनी इसे, तो ये जो सी कैपिटल लाया ये तो इनके लिए लाया है, भाई दुकान के लिए लाया, दुकान में पैसा लगेगा, तो भैया ये अपना अपना हिस्सा क्यों दें? ये जो ऑलरेडी ये कमा रहे हैं ये अपना शेयर क्यों दें? तो इसीलिए सी जो क्या करता है, इनके लिए क्या लेकर आता है? गुडविल का अमाउंट लाता है कि आप लोग इतने सालों से मेहनत करके आपने ये बिजनेस डेवलप किया है, तो उसके बदले में क्योंकि मैं आपकी फर्म में अब आ रहा हूं 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो अभी तक जितनी भी गुडविल आपने जनरेट की है उसका मेरा ये शेयर ये रहा, इसके बदले आप मुझे प्रॉफिट शेयरिंग हिस्सा दे दो। तो ये होती है गुडविल। सेम ऐसे ही आपने चेंज की बात करी थी, तो यार एक बंदा सेक्रीफाइस, ये ए सेक्रीफाइस क्यों करे और ये बी गेन क्यों करे भाई? तो ये अगर सेक्रीफाइस कर रहा है तो बी इसके बदले में इसको कंपनसेट भी तो कर रहा है गुडविल के तौर पर, गुडविल का पैसा ला करके। तो अब कंपनसेशन का अमाउंट तुम निकालोगे तो गुडविल के बिहाफ पे तो निकालोगे, कि पहले आप गुडविल कैलकुलेट करिए कि वो कितनी बन रही है। तो गुडविल मेथड के कैलकुलेट करने के कितने तरीके हैं? 3, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड। मैडम जिस मर्जी से कर ले, नहीं बेटा, एग्रीमेंट में लिखा होता है कि आप गुडविल का कौन सा मेथड यूज करेंगे, किस कंडीशन में यूज करेंगे, चेंज वाला है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, सारी चीजें ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं। तो हमारे बेसिकली 3 मेथड है गुडविल के। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड है, इसमें 2 मेथड है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। पहले हम बात कर रहे हैं सिंपल एवरेज की, हालांकि इनके फॉर्मूले हैं, हम बात करेंगे, ये अकेला मेथड है, इसमें भी 2 पार्ट है आगे चल के, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इनके फॉर्मूले में आपको लिख कर दूंगी। पहले हम बात कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैम क्वेश्चन हमें कैसे लिख कर देगा? बेटा क्वेश्चन इस तरीके से लिख के देगा, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। वो बकायदा ये लाइन लिख कर देगा कि कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो मैम हम कैसे निकालें? तो बेटा 2 स्टेप में आप इसे निकालेंगे, 2 स्टेप में। पहला स्टेप, आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकाले मैम? टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट n ईयर्स, n ईयर्स का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। क्या मैम ये क्वेश्चन में गिवन होगा? जी बिल्कुल क्वेश्चन में गिवन होगा। जितने सालों के प्रॉफिट के बिहाफ पे आपको निकालना है ना, वो उतने सालों के प्रॉफिट आपको दे रखे होंगे, उन प्रॉफिट्स को ऐड कर देना, और अगर लॉस हो तो माइनस कर देना, अपॉन में ये नंबर ऑफ ईयर का मतलब क्या है बेटा? जितने साल आपने ऊपर लिए हैं ना प्रॉफिट के, उतने से ही डिवाइड करना है। अगर मैंने ऊपर 4 सालों का प्रॉफिट लिया है तो मैं 4 से डिवाइड करूंगी, अगर मैंने ऊपर 5 सालों का प्रॉफिट लिया है तो मैं 5 से डिवाइड करूंगी। तो क्या निकल के आएगा? एवरेज प्रॉफिट। फिर सेकेंड स्टेप में अप्लाई करती हूँ, गुडविल कैसे निकालेंगे? ये जो आपने बेटा एवरेज प्रॉफिट निकाला है, ये मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितने नंबर ऑफ ईयर के बिहाफ पे आपको गुडविल निकालनी है। तो मैम ये तो बहुत इजी लग रहा है बेटा, ये जितना इजी है उतना दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये जो एवरेज प्रॉफिट है ना, इसके जो यहाँ प्रॉफिट होते हैं हमें उसमें दिक्कत आती है। मैडम उसमें क्या प्रॉब्लम है? बेटा वो जो प्रॉफिट दिए हुए हैं
वो उस बंदे ने अपने बिजनेस के हिसाब से निकाले। मैडम इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेटा अगर एक पार्टनरशिप फर्म XYZ फिलहाल ये चल रही है, अब इसको कोई एक बंदा खरीदने आया है, कोई ABC लिमिट मान लो खरीदने आई है इसको, तो वो इसका बिजनेस खरीदने से पहले क्या पूछेगी? अरे भैया कितना कमा रहे हो, तुम्हारा प्रॉफिट क्या है? वो यही तो क्वेश्चन पूछेगी कि भैया सालाना कितना प्रॉफिट कमा लेते हो आप लोग। तो ये जो इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बना रखा होगा ना बेटा, ये वही बता देंगे कि भैया ये रहा हमारा P&L अकाउंट, रेटिंग P&L, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी ये रही, इन्हें पढ़ लो, तुम्हें पता चल जाएगा। पर वो है जी गलत। ऐसा क्यों मैम? गलत क्यों है? प्रॉफिट एंड लॉस तो बिल्कुल सही होती है बेटा। अकॉर्डिंग टू XYZ लिमिटेड वो बिल्कुल ओके है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ABC जो वो उनका प्रॉफिट जानना चाहता है क्योंकि वो इनके बिजनेस को खरीदना चाहता है, वो गलत है। मैम ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अगर बेटा 11th में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ना बेटा, तो मैं आपको बोलती थी कि बेटा यहाँ की तरफ तो सारे एक्सपेंस लिख दो जितने हो रहे हैं, लॉस लिख दो, और यहाँ की तरफ सारी इनकम लिख दो। हाँ जी मैडम, ऐसा तो करते थे हम। तो यहाँ लिखते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट से शुरुआत होती थी, बाय इंटरेस्ट रिसीव भी लिख दिया, बाय रेंट रिसीव भी लिख दिया, बाय अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो भी लिख दिया, और टू साइड में हम लॉस बाय फायर भी लिख देते थे, टू सैलरी भी लिख देते थे, टू डेप्रीशिएशन भी लिख देते थे। तो इस तरीके से लास्ट में हमारा क्या निकलता था? नेट प्रॉफिट। तो मैम ये तो बिल्कुल जेन्युइन है, आप बिल्कुल सही करते थे। बेटा मैंने कहा इसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है, लेकिन जब मैं आपका बिजनेस ABC लिमिटेड खरीदने आ रही है, ये फर्म ABC फर्म आपका बिजनेस खरीदने जा रही है, तो वो क्या जानना चाहती है कि आप अपने बिजनेस से कितना प्रॉफिट जनरेट करते हो। तो मैडम ये बिजनेस का ही तो है बेटा, इसमें बिजनेस नहीं, इसमें हर वैरायटी इंक्लूड है। पहली वैरायटी एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है मैम? जो अचानक से हो जाए। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि कई सालों में होता है या जीवन में एक बार होता है, क्योंकि गलती से सीख हम लोग ले लेते हैं। हाँ जी मैम। तो ये जो लॉस बाय फायर है, इसके बिजनेस में आग लगी, क्या जरूरी है इसके में भी लगे? नहीं मैम, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो ये ABC कहता है मैम ये जो लॉस बाय फायर आपने माइनस कर रखा है और माइनस करके प्रॉफिट दिखाया है, भाई हम इन सबको टोटल करते थे, इनको माइनस करते थे, तब जाके हमारा क्या आता था? नेट प्रॉफिट। तो ये जो लॉस बाय फायर मैडम आपने माइनस किया है, ये आपके बिजनेस में लॉस हुआ है, हमारे में नहीं होगा। तो इसको वापस हम क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। तो अब जब हम ये निकालते हैं ना बेटा एवरेज प्रॉफिट, तो एबनॉर्मल लॉस जैसी अगर कोई चीज हमें क्वेश्चन में दी होती है तो हम क्या कर लेते हैं बेटा? वापस ऐड बैक कर लेते हैं। सिमिलरली हम ट्रीटमेंट करेंगे किस बात का? एबनॉर्मल गेन का। अब मैम एबनॉर्मल गेन से क्या लेना देना है हम? तो बेटा अगर आप एबनॉर्मल गेन को देखें, एबनॉर्मल गेन क्या होता है कि मैम अचानक से फायदा हो गया। अरे तो अचानक से फायदा कैसे होता है मैम? जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, एबनॉर्मल गेन की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। भैया कोई मशीन डेली बेच देते हो क्या? कोई जमीन जायदाद डेली बेच देते हो? नहीं मैडम। तो अगर इन पे प्रॉफिट हो रहा है तो उसका बिजनेस से क्या लेना देना है? बात तो बिल्कुल सही है। तो फिर भैया तुमने यहां ऐड कैसे कर दिया? ये प्रॉफिट ऑन सेल तुमने इनकम कैलकुलेट करते समय प्लस क्यों किया? क्योंकि मैम नेट प्रॉफिट निकालना था। फिर मैं बोलूंगी इसके हिसाब से सही है, लेकिन बायर के अकॉर्डिंग वो कहता है भैया तुम पे है फिक्स्ड एसेट, हम पे नहीं है। ये काम थोड़ी है हमारा, हम कोई प्रॉपर्टी डीलर थोड़ी है जो डेली एसेट्स को खरीदेंगे और बेचेंगे। तो कहता है ये जो प्रॉफिट आपने प्लस कर रखा है इसे क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, एबनॉर्मल गेन। तो ऐसे ही कुछ टर्म्स होती हैं जिन्हें हम प्लस माइनस करते हैं, जैसे लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है। इन्हें हम कर देंगे वापस ऐड बैक, क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है, बिजनेस के भी नहीं है। दूसरी बात, ये जो प्रॉफिट है एबनॉर्मल गेन, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इस जैसे एबनॉर्मल गेन को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और मैडम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे लिखा ना मैंने इंटरेस्ट रिसीव। अरे तो इसके पास इन्वेस्टमेंट है ना, इसने पैसा बचा बचा के FD करा रखी है या कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है, तो इसे डिविडेंड रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। पर क्या इसके पास हो? ये जरूरी थोड़ी है। तो आपने यहाँ ये क्यों ऐड कर रखा है? तो इसीलिए हम इसे वापस क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे? प्लस, और एबनॉर्मल गेन को हम क्या करेंगे? माइनस। मैम ऐसा कोई खर्चा जो रेकरिंग नेचर का है, जो फ्यूचर में होगा? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, कोई रेकरिंग नेचर का एक्सपेंस भी हो सकता है। मैम एग्जांपल दीजिए। बेटा सपोज करिए आग लग गई थी माल में, लॉस बाय फायर। आग लग गई, उस समय तो आपने इंश्योरेंस करवा नहीं रखा था फर्म ने। आग लगने के बाद
ठोकर खाने के बाद ये अकल आती है, तो इसको अकल आई कि जब आग लगने के बाद कि अब से हम इंश्योरेंस कराएंगे फ्यूचर में। तो जब आप भैया अब से इंश्योरेंस कराओगे तो ऑब्वियस सी बात है मैम, ये रैकरिंग नेचर का एक्सपेंस है, आगे चल के ये बार बार होगा, तो आप क्या कर देंगे इसे माइनस, क्योंकि अब ये बिजनेस का एक्सपेंस बन जाएगा। आपने पढ़ा होगा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, तो ये बिजनेस का एक्सपेंस हो जाएगा, जेन्युइन खर्चा है, इसलिए हम माइनस करेंगे। ऐसे ही कोई इनकम हो जाए मैम रैकरिंग नेचर की, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे कि मैम डेली होगी, अब तो ये हर बार होगी, हर साल होगी, हर महीने होगी, तो उसे हम कर देते हैं प्लस। तो कुछ चीजों का ट्रीटमेंट मैं अभी बताऊंगी कि एवरेज प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं निकलता है, हम लोगों को कुछ एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती हैं। तो पहले हम देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। द गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मैंने आपको बोला था, लिखा होगा कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। कितने सालों के एवरेज प्रॉफिट आपको लेने हैं? 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट आपको लेने हैं, और प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर आपको दे रखा है। तो मैंने आपको 2 स्टेप में बोला था। पहले स्टेप में मैंने आपको बोला था आप क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर डिवाइड में 5। तो मैम टोटल प्रॉफिट आप ले लो, 18-19 का जो प्रॉफिट आपको दिया है बेटा वो कितना दे रखा है? 2 लाख दिया है। फिर 19-20 का मैडम ब्रैकेट में दिया हुआ है। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि बेटा आपको लॉस इनकर्ड हुआ था। फिर उसके बाद मैम 4,50,000 प्रॉफिट है, लेकिन उसमें एबनॉर्मल गेन भी इंक्लूड है। तो मैंने आपको कहा था कि जब आप उस साल का प्रॉफिट निकालेंगे तो एबनॉर्मल गेन को क्या कर देंगे बेटा? एबनॉर्मल गेन को क्या कर देंगे? माइनस। एबनॉर्मल गेन को आप क्या कर देंगे? माइनस। और एबनॉर्मल लॉस को आप क्या कर देंगे? प्लस। फिर उसके बाद 21-22 के लिए दिया हुआ बेटा 3.5 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस के लिए आप क्या करेंगे बेटा? प्लस कर देंगे। तो 3.5 लाख में उसी साल का एबनॉर्मल लॉस आप ऐड कर देंगे। और उसके बाद 22-23 का प्रॉफिट दे रखा है बेटा 2,60,000। तो ये आपके हो गए 5 सालों के प्रॉफिट। और डिवाइड मैंने आपको कहा था जितने सालों के आप प्रॉफिट ले रहे हैं, प्रॉफिट लॉस ले रहे हैं, उतने से ही डिवाइड करना है। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा बेटा? एवरेज प्रॉफिट। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10 लाख डिवाइड में 5, यानी कि एवरेज प्रॉफिट आया 2 लाख। सेकेंड स्टेप में आपने निकाली गुडविल। क्या फॉर्मूला था गुडविल का? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट तो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 2 लाख। और नंबर ऑफ ईयर परचेज बेटा क्वेश्चन में दिए हैं सबसे पहली लाइन में 4 ईयर परचेज। तो गुडविल कितनी आ गई? टोटल गुडविल फर्म की 8 लाख। तो बेटा यहाँ तो बहुत छोटी सी एडजस्टमेंट थी कि मैम एक एबनॉर्मल गेन था, एक एबनॉर्मल लॉस, हमने वहीं की वहीं प्लस माइनस कर दिया। पर बेटा जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चन में बढ़ते जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? एडजस्टमेंट बहुत सारी हो जाएंगी। तो जब एडजस्टमेंट बहुत सारी हो जाती है ना बेटा, तो हम लोगों का काम इस तरीके से नहीं चलता जिस तरीके से हमने यहाँ माइनस और यहाँ प्लस कर दिया। तो मैम फिर क्या करोगे? फिर बेटा हमें एक टेबल बनानी पड़ती है, जिस टेबल का नाम है कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। तो पहले मैं आपको ना उस टेबल में ये बताती हूँ कि आप क्या प्लस करेंगे और क्या माइनस करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो टेबल बनाना सीखते हैं बेटा पहले। ये है बेटा कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, कि हमें ना ऐसा नहीं है कि सभी एडजस्टमेंट गिवन होंगी, बट ये मैक्सिमम एडजस्टमेंट है जो हमें क्वेश्चंस में दे दी जाती हैं, जिनका हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम फिर ना एक टेबल बना लेते हैं पहले, उस टेबल से हम प्रॉफिट निकालते हैं और उसके बाद हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ मुझे क्वेश्चन में 3 सालों के प्रॉफिट गिवन है, 2018, 2019 और 2020, ये 3 सालों के प्रॉफिट गिवन है, और उसके बाद मुझे एडजस्टमेंट दे रखी है 4-5। तो मैं इस तरीके से ये टेबल बना लूंगी। 3 साल गिवन है तो 3 कॉलम, और 4 साल गिवन है तो 4, उनकी हेडिंग डाल दूंगी। अब सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी? प्रॉफिट या लॉस ड्यूरिंग द ईयर, कि उस दौरान मुझे प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। 2018 में कितना हुआ, 19 में कितना हुआ, 20 में कितना हुआ। उसके बाद मैं क्या करूंगी? जैसे जैसे मुझे एडजस्टमेंट दी होंगी मैं वैसे वैसे एडजस्टमेंट करती हूँ। अब मुझे क्या क्या एडजस्टमेंट गिवन हो सकती है मैं उनके बारे में बात करती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। इस तरीके से कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है जो अचानक से हो गया हो, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, किसी के भी साथ कभी भी हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर चांस में, ये कोई रेगुलर लॉस नहीं है आपका। एबनॉर्मल लॉस ऐड करना है। मैम ऐड क्यों करना है? तो मैं फिर से बात कर रही हूँ बेटा, 11th में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया
कि बेटा हम लोग क्या करते थे, सारे एक्सपेंसेस और सारे लॉसेस जितने होते थे सबको यहाँ डेबिट में लिख देते थे, और क्रेडिट में हम सारी इनकम जितना भी हमें फायदा होता था हम सब लिख देते थे। शुरुआत करते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट से और एंड होता था हमारा या तो नेट प्रॉफिट पे या नेट लॉस पे। सेम शुरुआत हुई ग्रॉस लॉस से या ग्रॉस प्रॉफिट से। तो मैम अब क्या करते थे, एबनॉर्मल लॉस। सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था टू लॉस बाय फायर, जो कि मेरा लिखना बनता भी है क्योंकि आग लगी है, नुकसान हुआ है, लेकिन क्योंकि अब सामने वाला आपके बिजनेस को खरीदना चाहता है तो वो ये जानना चाहता है कि मैडम आप पिछले 2-3 सालों से कितना कमा रही हो। आप मुझे ये मत बताओ मैंने इस साल इतना कमाया, इस साल इतना कमाया। आप मुझे ये बता दो आप एवरेज प्रॉफिट पर ईयर कितना कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्ही से पूछ लूं कि बेटा तुम्हें तुम्हारे पापा पॉकेट मनी देते हैं, आप कहेंगे हाँ जी मैम, पापा तो नहीं देते, मम्मी दे देती है, 500 रुपए महीने का दे देती है। अब वो जो 500 रुपए महीने का देती हैं, तो कई बार तो ऐसा होता है बेटा इस 500 रुपए में से ना किसी मंथ में 1 रुपया भी खर्च नहीं होता, नो एक्सपेंस। लेकिन किसी महीने में ऐसा भी होता है कि आपका बर्थडे आया या कोई मूवी आई, आप देखने चले गए तो 500 की बजाय हो सकता है 800 भी खर्च हो गए हो। तो क्या आप अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा आपकी एवरेज जो सेविंग है वो कितनी है, तो क्या आप मुझे ये बताएंगे मैम जनवरी में इतनी हुई थी, फरवरी में इतनी हुई थी, मार्च में इतनी हुई थी। आप क्या करेंगे, एक साल में 12 महीने होते हैं, आप 12 महीनों की सेविंग्स को जोड़ेंगे और 12 से डिवाइड कर देंगे, तब आप मुझे बताएंगे कि मैम मेरी एवरेज मंथली सेविंग इतनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है लॉस हो जाता है, कई बार ऐसा होता है फायदा हो जाता है, कई बार पॉकेट मनी बिल्कुल खर्च नहीं होती, कई बार हो जाती है पूरी की पूरी, उससे भी ज्यादा हो जाती है। तो हमने तो आपसे ये पूछा ना कि एवरेज कितना है, तो सेम मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि इस बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट कितना है। तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट में से लॉस बाय फायर आपने बिल्कुल सही किया है माइनस करके, लेकिन क्योंकि मैं आपके बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट देखना चाहती हूँ तो ये बेटा बिजनेस के लिए नहीं है। ये जो लॉस बाय फायर है ये एबनॉर्मल है, कभी हो जाता है रेयर चांस में। तो मैम ये जो आपने माइनस किया है ना, सपोज करिए ग्रॉस प्रॉफिट आपका 1 लाख था, अगर मैं इसे ना लिखती तो ये नेट प्रॉफिट 1 लाख नहीं आता, पर लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ 20,000 लिख दिया लॉस बाय फायर, तो ये मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, मैम 80,000 रह गया। अब बेटा 80,000 रह गया तो ये किस वजह से रहा एबनॉर्मल लॉस, तो इसलिए मैं कह रही हूं आप वापस उस प्रॉफिट में क्या करोगे, ऐड, ताकि मुझे मेरा एक्चुअल प्रॉफिट पता चल जाए, इसलिए मैंने ये एबनॉर्मल लॉस ऐड किया है। अब मैम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आप ये एबनॉर्मल गेन क्यों माइनस करा रहे हो। तो सेम हम वही चीज लेके चलते हैं, 1 लाख और 1 लाख। एबनॉर्मल गेन क्या कि विनिंग फ्रॉम अ लॉटरी, मैम आप लॉटरी जीत गई हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मैडम फिक्स एसेट पे सेल हो गई है, ठीक है, तो ऐसा कोई, तो मैम ये हुआ 10,000। बेटा पर क्या ये डेली का काम है, और फिक्स एसेट तुम पे थी मेरे पे नहीं है, अगर मैं ही तुम्हारा बिजनेस खरीद रही हूँ तो फिर मैं क्यों ये देखूं कि ये बिजनेस का है, ये बिजनेस का थोड़ी है, ये तो कोई तुम पे एसेट थी तुमने वहां लिख दिया। या कोई बाय इंटरेस्ट रिसीव, आपने कोई एफडी करा रखी है उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, मेरे पे नहीं है पैसे, मैं कहां से कराऊंगी एफडी। तो मैम ये जो इनकम बढ़ा करके आपने अपने प्रॉफिट को 1.5 लाख कर रखा है ना, माइनस करिए। तो मैंने कहा जी कितने से, मैडम आपने इनकम कितनी दिखाई है, मैंने कहा जी 50 से दिखाई है, तो मैडम 50 से घटा दो, इसीलिए हम एबनॉर्मल गेन को यहाँ माइनस करते हैं ताकि मुझे आपके बिजनेस के प्रॉफिट का पता चल सके, तभी तो हम आपका बिजनेस खरीदेंगे। अब बात करते हैं रेकरिंग एक्सपेंस माइनस करने हैं क्यों। रेकरिंग एक्सपेंस जो बार बार होते हैं मैम और होंगे, सैलरी टू पार्टनर जेन्युइन बनती है बेटा। 2 तरीके के लोग होते हैं दुनिया में, एक जो अपना काम ये सोचते हैं यार मैं किसी बाहर वाले को अपॉइंट करूं और उसे 1,000 रुपए दूं, इससे बेहतर है मैं खुद ही ना कर लूं उस काम को, अगर मैं कर सकता हूं तो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये एग्जाम्पल लेती हूँ कि भैया ये पार्टनर थे ए बी, ठीक है, इनकी दुकान में काम चल रहा था। अब इनकी दुकान में काम चल रहा था तो इन्होंने ये सोचा कि यार हम बाहर वाले को झाड़ी देंगे, ये काम तो हम खुद भी कर सकते हैं। तो दोनों खुद ही काम कर रहे हैं बजाय किसी लेबर को या किसी को भी अपॉइंट करने के। अरे तो इनकी जेन्युइन सैलरी बनती है ना, क्योंकि अगर सपोज करिए मैं बिजनेस खरीदती हूँ और मैं नहीं सोचती इनके तरीके से, मैं तो क्या करूंगी, लेबर अपॉइंट करूंगी, उसे 1,000 रुपए दूंगी, तो मेरा तो ये जेन्युइन खर्चा है ना बिजनेस का। फर्क इतना है इन्होंने खुद कर लिया, मैंने बाहर वाले को अपॉइंट कर दिया, तो मैम ये तो जेन्युइन खर्चा है। तो अगर पार्टनर की सैलरी जेन्युइन है इसी काम के लिए, बिजनेस के काम के लिए, वरना आपको बाहर का बंदा अपॉइंट करना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन अब समस्या ये थी मैम तीनों में से करें एक में से। बेटा एबनॉर्मल लॉस के लिए जिस ईयर में कांड हुआ है, जिस ईयर में आग लगी है, सपोज करिए 2019 में आग लगी थी तो आप यही प्लस करेंगे। एबनॉर्मल गेन जिस ईयर में आपने वो फिक्स एसेट बेची थी और आपको वहां प्रॉफिट हुआ, आप उसी ईयर में माइनस करेंगे।
सैलरी टू पार्टनर बेटा हर साल देनी पड़ेगी, तो सब में से माइनस करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम आग लगने के बाद अकल आई कि इंश्योरेंस कराने चाहिए, हर साल पे करना पड़ेगा, इसलिए सभी सालों में से माइनस करेंगे। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। इस फर्म को अगर किसी पर्टिकुलर उसमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो वहां से हम क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि ये बिजनेस की इनकम नहीं है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या है मैम, और आपने तो मैम लगातार 4 लाइनें लिख दी। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक तो आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में आता था, तो मैम फिर ट्रेडिंग पे जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे बेटा, हम कंबाइंड ही तो बनाते थे, अगर आपको ध्यान हो। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग कंबाइंड बनाते थे, और हमारी जो शुरुआत होती थी वो ऐसे होती थी, बाय सेल, फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक, फिर हम इसको ऐड करके यहाँ लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, अगर परचेज रिटर्न है तो माइनस करके फिर निकालते थे टू ग्रॉस प्रॉफिट, और यही ग्रॉस प्रॉफिट उठ के मैडम यहाँ चला जाता था। और फिर उसके बाद यहाँ तो मैम इनकम लिखते थे, यहाँ एक्सपेंस लिखते थे, और लास्ट में लिखते थे टू नेट प्रॉफिट। अब मैंने एडजस्टमेंट में आपको एक लाइन दे दी, क्या लाइन दी, ओवर वैल्यूएशन। ओवर मतलब ज्यादा, किस चीज को आपने ज्यादा दिखा रखा है, क्लोजिंग स्टॉक। मैंने पूछा जी कौन से साल का दिखाया, आपने कहा मैम 2018 का दिखाया। ओवर वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक आपने ज्यादा दिखा रखा है, कौन से साल का, 2018 का। अब मैडम तो मान लेते हैं ये 2018 का है, अब ये 2018 का, इसका मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक मुझे नहीं पता ये कितना था, मैंने मान लिया एक्स। कितने से ज्यादा दिखा रखा है मैडम, 20,000 से। अगर बेटा मैंने ये 20,000 से दिखाया तो ये टोटल 20 से ज्यादा आ रहा होगा, ये टोटल अगर 20 से ज्यादा आ रहा है तो जीपी भी 20 से ज्यादा आ रहा होगा। ये जीपी फिर यहाँ ट्रांसफर हुआ मैम, ये भी एक्स्ट्रा है, फिर ये यहाँ ट्रांसफर हुआ, तो मैम नेट प्रॉफिट आपका ज्यादा आ रहा है। मैंने पूछा जी कितने से, आपने कहा मैडम 20,000 से, तो मैंने कह दिया ना आप माइनस कर लो भाई, जिस ईयर का नेट प्रॉफिट आपने 20 से ज्यादा दिखा रखा है उसी ईयर का आप माइनस कर दो। आप सोचने वाली बात है तसल्ली से, बेटा 2018 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2019 का क्या बना होगा मैम, ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि पिछले साल का जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो अब 2018 पे ना चल के हम कहां चलते हैं, 2019 पे। अब 2019 पे गए हम, तो 2019 पे गए तो बेटा आपने ओपनिंग स्टॉक को कहां लिखा होगा, मैडम ओपनिंग स्टॉक तो हमने यहां लिखा होगा। तो मैंने कहा ये 20 से ज्यादा है, हाँ जी मैडम 20 से ज्यादा है। अगर बेटा ये वाला कॉलम ज्यादा है तो जब आप इसमें से इस कॉलम को माइनस करेंगे तो इसका मतलब ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका कम आ रहा है, क्योंकि आपने ये बढ़ा रखा है। तो जब आप यहां से माइनस करेंगे तो आपका जीपी कम आ रहा होगा, हाँ जी मैम। जीपी कम आ रहा होगा तो बेटा ये एनपी भी अब की बार कम आ रहा होगा तुम्हारा 20,000 से, हाँ जी मैम। तो इसीलिए हम ऐड करेंगे क्या, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक बिना कहे 2019 में। बेटा ये स्टेटमेंट तो क्वेश्चन आपको देगा, ये वाली स्टेटमेंट तो क्वेश्चन देगा, लेकिन ये स्टेटमेंट वो आपको नहीं देगा, आपको खुद से करनी है ये अपने आप, कि अगर पिछले साल का क्लोजिंग ज्यादा है तो वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग भी ज्यादा है। तो मैम ये तो चलो आपके पास 18 के बाद यहाँ 19 था, अगर सपोज करिए ये 20 का होता, ये वाली चीज यहाँ होती तो बेटा इसके बाद मेरे पास कोई कॉलम नहीं है ना, तो मैं ओपनिंग नहीं लिखूंगी। ठीक है जी, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, मैम आपके पास तो 18 था तो आपने 19 में चढ़ा दिया। सपोज करिए हमारे पास 20 है तो क्या हम 21 में चढ़ाएंगे, नहीं चढ़ाएंगे, सिर्फ 20 में चढ़ाएंगे और बात खत्म हो जाएगी वहीं। जैसे मैंने आपको ओवर वैल्यूएशन के लिए बताया है क्लोजिंग का, ऐसे ही आप अंडर वैल्यूएशन भी हो सकता है। भाई जरूरी थोड़ी है कि हम चीज हमेशा ज्यादा ही करके दिखाएं, कम भी तो हो सकती है, अंडर वैल्यूएशन भी तो हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, साइंस को रिवर्स कर देंगे, जो साइन अभी मैंने माइनस प्लस लगाया प्लस माइनस कर देंगे। अगला चलते हैं बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस लाइन का हिंदी मतलब क्या है भाई, आपने 11th में पढ़ा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कोई भी फिक्स एसेट खरीदते हैं जिससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप के घर में अगर 2 फ्लोर बने हुए हैं, आप तीसरा फ्लोर और बनवा दें, तो पहली बात तो उसकी कीमत बढ़ गई, और दूसरी बात आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, भाई आप 1 फ्लोर और किराए पे उठा सकते हैं। तो हुआ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन आपने उसको क्या समझ लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, मैडम कंप्यूटर खरीदा था, मैंने कहा ठीक है जी, और कंप्यूटर खरीदेंगे तो यार कंप्यूटर यानी ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट होना चाहिए ना, और ऑफिस इक्विपमेंट को कहां दिखाना चाहिए, मैडम बैलेंस शीट में। मैंने क्या इसे P&L में दिखा दूं, नहीं मैडम, पर मैंने दिखा दिया बेटा। मैंने क्या किया है, ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करने की बजाय, बैलेंस शीट में एसेट में लिखने की बजाय
मैंने उसको दिखा दिया P&L अकाउंट में, किस नाम से? ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से। ये हुआ कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था मैंने उसको क्या ट्रीट कर दिया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस। और मैडम अगर आपने उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस समझ के P&L के डेबिट में लिख दिया तो मैडम आपने अपना तो प्रॉफिट घटा लिया होगा। मैंने कहा जी बिल्कुल घटा लिया, ताकि गवर्नमेंट को टैक्स ना देना पड़े मुझे। क्योंकि जब एक्सपेंस घटाऊंगी, मान लो वो लैपटॉप अगर कोई भी कंप्यूटर है वो 80,000 का होगा, एक दो जो भी खरीदे होंगे, तो मेरे तो 80,000 का टैक्स बच गया ना। तो मैडम ये गलत है, आप यहाँ 80,000 नहीं लिख सकती हो, यहाँ आप 80,000 एक साथ माइनस नहीं कर सकती हो, ये बैलेंस शीट की एसेट में जाएगा। तो मैंने कहा जी अब क्या करूं? कहते मैडम प्लस करो। कैपिटल एक्सपेंडिचर को जब आपने रेवेन्यू ट्रीट किया तो आप प्लस कर दो। मैंने कहा किस साल में? मैडम जिस ईयर में आपने खरीदा था उस ईयर में प्लस कर दो। तो अगर सपोज करिए मैंने 2019 में खरीदा था तो मैं 2019 में, बेटा डेट्स का जरूर ध्यान रखना, आप कहीं ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना। मैं बोलूं 1 जुलाई 2019 और आप यहां लिख दें, मैं बोलूं 1 जुलाई 2019 और आप यहां लिख दें, मैम यही तो लिखेंगे, नहीं लिखोगे। ये ईयर शुरू हो रहा है आपका 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018। ये ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। कहाँ आ गई यहाँ 1 जुलाई 2019? वो तो यहाँ आएगी कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। तो डेट्स का जरूर ध्यान रखना कि अगर मैं बोलूं 1 जुलाई 2019 तो वो इधर आएगा, अगर मैं बोलूं 31 अगस्त 2018 तो वो इधर आएगा। तो यहां हम क्या कर देंगे? ऐड। अब मेरी जैसी इतनी देर में भड़क जाती है कि भैया क्या तुम मुझे 1 रुपए की भी छूट नहीं दोगे, जरा भी एक्सपेंस माइनस नहीं करने दोगे, ऐसे तो गवर्नमेंट मेरे से टैक्स ले लेगी। तो कहते हैं मैडम आप 80,000 ना माइनस करके इस ट्रैवलिंग शब्द को हटाइए, आप यहाँ डेप्रीशिएशन लगा लो। हम आपको एसेट पे डेप्रीशिएशन तो माइनस करने देते हैं ना, कि आप P&L में डेप्रीशिएशन लगा सकती हो। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा ये जो एसेट थी मैं आपको पूरा नहीं लिखने दूंगी, पर डेप्रीशिएशन अलाउ करने का मौका दे रही हूँ, तो आप डेप्रीशिएशन अलाउ कर लो। मैम कौन से साल में करें? बेटा अगर आपने एसेट यहाँ खरीदी थी तो इस साल में डेप्रीशिएशन और इस साल में डेप्रीशिएशन आप अलाउ कर लो, पीछे मत चले जाना। क्योंकि एसेट आज आपने लैपटॉप खरीदा या बाइक खरीदी, ऐसा थोड़ी है कि वो इसी साल रहेगी अगले साल गायब हो जाएगी। अरे डेप्रीशिएशन तो उस पर नेक्स्ट ईयर भी लगेगा, उससे नेक्स्ट ईयर भी लगेगा। तो जिस डेट से आपने खरीदी है उसके बाद आप हर ईयर में डेप्रीशिएशन लगाएंगे, लेकिन कहां तक? जहां तक मेरे पास कॉलम अवेलेबल है। अब बात करते हैं मैम इसका रिवर्स भी तो हो सकता है। ये जो आप कह रही हो कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू समझ लिया, अगर इसका उल्टा हो गया तो कि आपने रेवेन्यू को कैपिटल समझ लिया, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम रिवर्स कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैम सपोज करिए भैया मैंने कूलर में मोटर खराब थी, कूलर की मोटर खराब थी, उसको मैंने रिपेयर कराया और मैं आपसे ये कह दूं कूलर डेबिट, तो ये तो गलत है ना बेटा। एसेट थोड़ी आई है मेरे घर में, मैंने नया कूलर थोड़ी लेके आई हूँ, नई एसी थोड़ी लेके आई हूँ। तो फिर मैम तो आपको तो रिपेयर डेबिट करनी चाहिए थी, अगर आपने रिपेयर कराई है आपको तो P&L में टू रिपेयर लिखना चाहिए, पर आपने नहीं लिखा। अब मैडम क्या करें? अरे तो जितने की आपने रिपेयर कराई है उसको माइनस कर दो जाके, यहाँ जितने से आपने रिपेयर कराई है तो यहाँ माइनस करेंगे। पर मैम मैंने ना उसको एसेट समझ के उस पर डेप्रीशिएशन लगा दिया था, यहाँ पे P&L के डेबिट में मैंने यहाँ डेप्रीशिएशन लगा दिया था। तो बेटा ये डेप्रीशिएशन आप माइनस नहीं कर सकते, जिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे आपने डेप्रीशिएशन लगाया उसे प्लस कर देंगे। अब मैम ये काम किस किस ईयर में करें? सब में नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिस ईयर में काम हुआ है उसमें, और डेप्रीशिएशन जहां से जहां चल रहा है वहां। ठीक है, तो इसे तो कर देना माइनस और इन्हें कर लेना प्लस। नेक्स्ट एक और एडजस्टमेंट है वॉलंटरी कंपनसेशन पेड। वॉलंटरी कंपनसेशन पेड का मतलब क्या होता है बेटा? अपनी मर्जी से अगर आप जॉब छोड़ते हैं, आपको पता है ना गवर्नमेंट जॉब में ऐसा होता है, देखो प्राइवेट में तो कुछ नहीं है लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा होता है कि रिटायरमेंट की जो एज है वो मे बी शायद 60-65 इस तरीके की एज है कि आप इस एज पे रिटायरमेंट आपकी होती है। लेकिन अभी सपोज करिए किसी की एज 45 है और वो जॉब छोड़ना चाह रहा है तो छोड़ सकता है। अब जब वो अपनी जॉब छोड़ेगा बेटा गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट उसे क्या पे करती है? वॉलंटरी कंपनसेशन। अगर आप अपनी मर्जी से जॉब छोड़ते हैं तो गवर्नमेंट आपको एक लमसम अमाउंट पे कर देती है और फिर एक प्राइवेट एम्प्लॉय वहां पे अपॉइंट कर लेती है जिससे उसे भी बेनिफिट मिल जाए। इसे हम बोलते हैं वॉलंटरी कंपनसेशन पेड। क्या ये काम गवर्नमेंट का डेली का है?
वो डेली अपने एम्प्लॉयज छोड़ छोड़ के चले जाते हैं और उन्हें कंपनसेशन पे करती है, चाहे किसी अच्छी प्राइवेट कंपनी हो, चाहे कोई गवर्नमेंट कंपनी हो। क्या डेली एम्प्लॉय अपनी जॉब, हम तो कोशिश हमारी ये रहती है कि मैडम अगर 65 की एज है ना तो हमें 75 तक 75 तक हमें मिल जाए। तो अब मैडम आप क्या करेंगी, तो बेटा ये जो वॉलेंट्री कंपनसेशन पेड था ये बेटा कभी कभार होता है, कभी कभार कई कई सालों में। तो मैडम फिर हमने क्या किया, आपने उसको माइनस कर रखा है, आपने अपने प्रॉफिट को रिड्यूस कर रखा है। तो मैडम अब क्या करें, तो अब हम ऐड कर देंगे उस साल में जिस साल में वो कंपनसेशन पेड हुआ है, उस साल में ऐड करेंगे जिस साल में वो कंपनसेशन पेड हुआ है। तो ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद बेटा अब 2018 का इन सबको प्लस माइनस करना तो लास्ट में आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। ऐसे ही 2019 का प्लस माइनस करना तो प्रॉफिट निकल जाएगा। ऐसे ही 2020 का प्लस माइनस करोगे तो प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। फिर ये जो लास्ट में हमारे प्रॉफिट लॉस निकले हैं, लास्ट में बिल्कुल तीनों के, इन तीनों को प्लस करके हम डिवाइड 3 से करेंगे, तब जाके हमारा क्या निकल के आएगा, एवरेज प्रॉफिट। तो यहां तक का टॉपिक आज का आपका यही था सिर्फ कि कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, कि हम एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालें। इस टेबल को पहले अच्छे से करिए आज आप, फिर हम कल यानी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से, इसी से रिलेटेड। थैंक यू।